जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माझी सर एजुकेशन पर, जहां अपन पढ़ रहे हैं लैब असिस्टेंट 2023 के लिए फिजिक्स। दोस्तों अब तक अपनी 2 क्लास हो चुकी है, आज है क्लास नंबर 3। अब तक 2 क्लास में अपन ने मोस्टली यही, पहली क्लास में तो क्या समझा था, सब कुछ क्वेश्चन का एनालाइज किया था कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन आए अब तक। इससे पहले वाली क्लास, दूसरी क्लास में अपन ने जो जड़त्व वाला चैप्टर है रिजिड बॉडी वाला, उसके रिगार्डिंग थोड़ी बहुत चीज़ें अपन ने देखी थी। आज अपन रियल में टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र। ये स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं एक बात आपको फिर से बोल दूँ। एक्चुअली बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि सर आप सिलेबस पूरा करवाओगे ना, या फिर ऐसे ही जोश जोश में स्टार्ट कर दिया। तो देखो दोस्तों, अभी ये सीज़न है, लैब असिस्टेंट भर्ती आने वाली है, तो बहुत सारे लोग स्टार्ट करेंगे, मुझे पता है। तो इसलिए क्योंकि बहुत सारे में से 99% वो ऐसे ही स्टार्टिंग करते हैं थोड़े बहुत व्यूज़ लेने के लिए, उसके बाद वो रोक देते हैं, रियल में पूरा नहीं करते। लेकिन मेरा आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लो, 2022 का लैब असिस्टेंट का फिजिक्स मैंने पूरा पढ़ाया। उसके बाद मैंने हाथ में लिया CET के लिए मैथमेटिक्स, तो वो मैंने पूरा पढ़ाया। तो प्लीज़ विश्वास रखिए, सिलेबस पूरा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक। और जो भी 2022 से मुझे देख रहे हैं वो प्लीज़ 1-2 कमेंट भी इस वीडियो के नीचे कर दे, ताकि जो नए बच्चे हैं उनका डाउट दूर हो जाए। आप लिख दीजिए मेरे फेवर में कुछ पॉइंट्स कि हाँ सर पूरा ही करवाएंगे, ताकि बच्चों को विश्वास हो जाए। फिर नेक्स्ट बात आती है कि सर कौन सी बुक लेनी है फिजिक्स के लिए वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें और भी पूछ रहे। तो मैं देखो एक बात बता रहा हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इस बारे में केमिस्ट्री पढ़ाने वालों, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आपको एक भी बुक नहीं लेनी, कोई भी बुक कहीं से भी नहीं उठानी, टच भी नहीं करना है। जो वीडियो में मैं बताऊं ना, इसमें वो फॉलो कर लो, बस आपके काम हो जाएगा, उतना मोर देन सफिशिएंट है, आपको कहीं भी टच नहीं करना। मैंने 2022 में जब फिजिक्स पढ़ाई थी पूरी पूरी, उसके अलावा मैंने कुछ एक MCQ सीरीज भी चलाई थी, वो हालांकि मैं पूरा नहीं कर पाया था, उसका मेरा कोई वादा भी नहीं था कि मैं उसको पूरा ही करवाऊंगा। सिलेबस का पक्का वादा था कि भाई इसको पूरा करना है। उसमें भी अपने 5 चैप्टर हो गए थे MCQs में। तो मैंने ये बोला था कि देखो पूरा थ्योरी और सिंपल लेवल के MCQs अपनी इस थ्योरी क्लास में हो रहे हैं, उसके अलावा जो हाई लेवल के और फिर एक्स्ट्रा MCQs है उसके लिए MCQ सीरीज है। लेकिन चूंकि 2022 वाला पेपर सिंपल था और मैंने जो पढ़ाया था वो अच्छे लेवल से पढ़ाया था, और वैसे भी न्यूमेरिकल में हर बार जो भी थ्योरी पढ़ाता हूँ, थ्योरी के बाद भी मैं एग्जाम्पल के तौर पर न्यूमेरिकल में करवाता हूँ। तो जिन्होंने मेरी क्लास देखी ना, भले MCQ सीरीज नहीं भी देखी ना, तो भी उनके 2022 वाले पेपर में अच्छे नंबर आए, ठीक है ना। मतलब ये समझ लो कि अगर एक नॉर्मल पेपर आता है ना 2022 जैसा, तो ये मेरी जो ये क्लास है थ्योरी वाली वही सफिशिएंट है। न्यूमेरिकल क्लास देखने की जरूरत ही नहीं है, जिसमें अपन अलग से एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल करते हैं MCQ सीरीज, वो तो देखने की जरूरत ही नहीं है अगर 2022 की पैटर्न के हिसाब से देखें तो। लेकिन खैर अग्निश बोर्ड अगर 2016 के हिसाब से पूछ लिया तो फिर वो न्यूमेरिकल वाली जो MCQ सीरीज है वो भी जरूर देखिए आप, नहीं तो 2022 वालों के तो सिर्फ थ्योरी से ही काम हो गया, ठीक है। वो थ्योरी पढ़ी बस, उसी से मतलब चीज़ें आ गई, क्योंकि न्यूमेरिकल सिंपल आए थे, ठीक है। और डायरेक्ट थ्योरी से भी क्वेश्चन उठ के आ गए थे, डायरेक्ट फार्मूले आ गए थे, ठीक। और सवाल भी आए थे तो सिंपल जो मैं हर बार थ्योरी पढ़ाने के बाद कुछ फार्मूला बताने के बाद पता था कि अच्छा ये वाली दी हुई, ये दिया हुआ, तो ये ऐसे निकालना है। बात क्लियर। तो आपको बुक वगैरह कहीं से भी नहीं लानी है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की मैं पूरी की पूरी गारंटी लेता हूँ, कहीं से भी कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो मैं बताऊँ वो आपको फॉलो करना है, बस इतना आप कर लेना, ठीक। अब देखो टॉपिक है द्रव्यमान केंद्र। अब आप कहोगे कि सर द्रव्यमान केंद्र टॉपिक कहीं भी मेंशन किया हुआ नहीं है, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि सेंटर ऑफ मास जरूरी है। अगर आप जड़त्व आघूर्ण पढ़ रहे हो तो सेंटर ऑफ मास पढ़ना जरूरी है। बात क्लियर। मुझे पता है कि कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, कौन सा नहीं पढ़ाना, ठीक। ये भले सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये है, इनडायरेक्टली है, ठीक। चलिए, तो द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास, इंग्लिश मीडियम वाले इसको कॉम भी बोलते हैं, फिर शॉर्ट में अपन बहुत बार COM कॉम भी लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक डेफिनेशन के तौर पर देखें तो द्रव्यमान केंद्र यानी कि जिस बिंदु पर वस्तु या निकाय के संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित माना जा सके। फॉर एग्जाम्पल होता है कि कोई वस्तु होता है, वस्तु या निकाय का मतलब होता है कि जो बहुत सारी वस्तुओं से मिलकर या फिर बहुत सारे जो कण है उनसे मिलकर, पार्टिकल से मिलकर, वो होता है निकाय, ठीक। तो उसके संपूर्ण द्रव्यमान को उस एक पॉइंट पे
माना जा सके, एक पॉइंट पे केंद्रित माना जा सके। अब देखो वो चीज़ क्या है, सिंपल सी बात बताऊँ। ये मेरे पास है बोर्ड साफ करने का डस्टर, ठीक, ये नया ले आया हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है मेरे पास, मैंने इसको यहाँ रखा, ये बैलेंस नहीं हो रहा, गिर गया। मैंने इसको यहाँ रखा, फिर भी बैलेंस नहीं हो रहा, देखो गिर गया। इस साइड रखा, फिर भी नहीं हो रहा, गिर गया। क्या मैं यहाँ पे रख के बैलेंस कर सकता हूँ? देखो एक पॉइंट है जहाँ मैंने रखा, वहाँ ये बैलेंस हो गया। बात समझ रहे हो? यहाँ पे ये बैलेंस हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे भी इस साइड लेके जाऊँ तो ये ऐसे गिर जाएगा, इस साइड लेके जाऊँ तो ऐसे गिर जाएगा। समझ रहे हो बात? लेकिन एक सेंटर पॉइंट पे जब मैं इसको बैलेंस करता हूँ तब ये बैलेंस हो जाता है, ठीक। इसी प्रकार ये इसको अपन ऐसे भी बैलेंस कर सकते हैं, ऐसे। ये भी देखो पूरा सेंटर ऑफ मास का ही खेल है, ये देखो ऐसे भी ये बैलेंस हो रहा है। रीजन सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपन जिस पॉइंट पे उसको बैलेंस करवा रहे हैं वहाँ पे एक्चुअली उसका एक पूरा भार वहाँ पे केंद्रित होता है। सॉरी, उसका जो पूरा द्रव्यमान है वो वहाँ पे केंद्रित होता है, भार नहीं, पूरा द्रव्यमान उसका वहाँ पे केंद्रित होता है। फिर जब वो mg लगता है तो वो भार बन जाता है, आप सभी को पता है मोस्टली, ठीक। भार और द्रव्यमान सेम चीज़ें नहीं होती, ठीक। भार कब बनता है? जब द्रव्यमान इंटू गुरुत्वाकर्षण mg, जबकि मास क्या होता है, जो द्रव्यमान मास वो क्या होता है, m। तो यानी कि इसके जो मास है, जो द्रव्यमान है, उसको अपन एक ही पॉइंट पे केंद्रित मान सके, ये एक ही पॉइंट पे है, ठीक है। इस पॉइंट पे जहाँ से अपन बैलेंस कर पाए तो उस पॉइंट को बोलेंगे सेंटर ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान का केंद्र। जो पूरा जो द्रव्यमान वितरण है, इस पूरे द्रव्यमान वितरण का केंद्र बिंदु कौन सा है? ये वाला, जहाँ से इसको बैलेंस किया जा सके, जहाँ से ये बैलेंस कि जैसे कि मार्कर है ना, अपन बहुत बार मैं गांव में एक गेम खेल खेला, एक लकड़ी जो ऐसे लगी ऐसे गांव में किया, तो थोड़ा छोटा है इसलिए थोड़ा सेट बैठ नहीं रहा, बाकी लंबी लकड़ी होती है ना, तो उसको मैं अंगुली पे बहुत टाइम तक बैलेंस कर देता था। अभी भी बच्चे करते होंगे गांव में, ऐसे लकड़ी को ऐसे बहुत देर तक ऐसे रखते थे। वो सब क्या, वो सेंटर ऑफ मास का ही खेल होता है, मतलब, ठीक है, ये सब कुछ, ताकि उस पॉइंट पे बिल्कुल आप उसको बैलेंस कर पाओ। जैसे ही आप ऐसे होने को होता है, आप उसको अपनी अंगुली ऐसे लेके जाते ताकि सेंटर ऑफ मास फिर से वो लाइन में आ जाए, ठीक। तो अब देखिए, जिस बिंदु पर वस्तु या निकाय के संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित माना जा सके, ठीक। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ है, अभी ये बोर्ड को ले लो, अब इस बोर्ड का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, या द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। कहाँ पे होगा? यहाँ पे, इस पॉइंट पे, ठीक। अब जैसे कि ये फॉर एग्जांपल कोई मान लो ये कोई ऐसी कोई चीज़ है, ठीक है, ये कोई आयताकार है, आयताकार छड़ है, छड़ या प्लेट जो भी मान लो, ठीक। हाँ, थोड़ा ये आई टाइप मान लेना, अगर नहीं बनाए तो इसको आयताकार मान लेना। तो इसका मैंने माना कि द्रव्यमान वितरण समान है। अगर ये द्रव्यमान वितरण समान है, ठीक है, द्रव्यमान वितरण समान का मतलब द्रव्यमान वितरण जैसे कि जितना इसके आधे पार्ट में उस है उतना होता है इस साइड भी आधे पार्ट में, समझ गए? बिल्कुल एक समान वितरण है, समझ गए? हाँ, अगर इसके 4 भाग करें तो ये चारों भाग समान द्रव्यमान या मास के अपने को प्राप्त हो, ठीक है। अगर इसके 4 पार्ट किए जाए तो चारों पार्ट अपने को समान द्रव्यमान के प्राप्त हो, यानी कि क्या हो जाएगा, ये समान द्रव्यमान। तो अब इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? यहाँ पर बीच में। लेकिन अगर इसमें ही अगर ऐसा हो कि ये वाला द्रव्यमान इस साइड वाला ज़्यादा हो, यहाँ द्रव्यमान ज़्यादा हो, थोड़ा यहाँ द्रव्यमान क्या हो, ज़्यादा हो, यहाँ द्रव्यमान कम हो, ये थोड़ा पतला हो, ये मोटा हो, ये समझ लो, तो द्रव्यमान केंद्र इस मध्य बिंदु पे ना होकर इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, समझ गए? जहाँ पर द्रव्यमान ज़्यादा है वहाँ पर। क्यों? क्योंकि भाई द्रव्यमान केंद्र क्या होता है कि जहाँ पर अपन संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित मान सके, ठीक, तो उसको केंद्रित कहाँ मानेंगे? या तो मान नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से अगर 2 पार्ट करोगे तो इस साइड तो आएगा कम द्रव्यमान, इस साइड आएगा ज़्यादा, तो नहीं ना। तो ऐसे किस पॉइंट पे जाओगे जैसे दो पार्ट करो ताकि इस साइड और इस साइड बराबर जाए, वही बन जाएगा सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र, ठीक। चलिए अब देखो, जैसे कि क्या है, 2 द्रव्यमान है, ये 1 kg का द्रव्यमान है और 1 kg का द्रव्यमान ये है, ठीक। ये निकाय है, मैंने मान लिया कि ये कोई निकाय है जिसमें 2 द्रव्यमान रखे हुए 1 kg का। तो इन दोनों का द्रव्यमान केंद्र का होगा। तो मैंने माना 1 kg यहाँ पर है, उसका पॉइंट यह है, 1 kg यहाँ पर है, उसका पॉइंट ये है। लेकिन
इस पूरे निकाय का, यानी कि इसके बीच में होगा कहीं ना कहीं, ये होगा द्रव्यमान केंद्र। समझ गए? ये सेम वही चीज़ है। गांव में एक पहले गेम भी हुआ करता था, ऐसे ऐसे रख के, ऐसे, ये गांव में अभी तो बच्चे नहीं करते ऐसा, लेकिन आपने जो अभी तो जैसे कि उस सिटी में वगैरह रहते हैं ना, जिसमें उन्होंने पार्क वगैरह देखे हो, तो पार्क में ऐसे ऐसे बच्चों की ऐसे लगे हुए हैं, एक साइड सीट यहाँ लगी हुई है, एक साइड सीट यहाँ लगी हुई है, ठीक। तो यहाँ पर भी अगर आप दोनों साइड समान द्रव्यमान के बच्चों को बिठाओगे तो ये संतुलित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट है वो यहाँ आ जाएगा। समझ गए? तो इसलिए ये संतुलित हो जाएगा, क्योंकि इसको ये बैलेंस कर देता है। लेकिन यदि इस साइड कोई मोटा बच्चा बैठ जाए या फिर मोटी लड़की बैठ गई, खैर कोई भी हो, ठीक है, तो और इस साइड बेचारा कोई पतला बैठ जाए, मोटू पतलू होता है ना, इस साइड मान लिया मोटू बैठ गया, इस साइड मान लिया कि क्या बैठ गया, कौन बैठ गया, पतलू बैठ गया। तो साफ बात है मोटू का द्रव्यमान ज़्यादा है, तो जो सेंटर ऑफ मास है द्रव्यमान का वो कहाँ खिसक जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, ठीक। तो इस साइड आएगा तो इसको, इस पर जो बल लगेगा गुरुत्वाकर्षण के कारण, उसको ये वाला जो स्टैंड है वो संतुलित नहीं कर पाएगा और ये एकदम से इस कंडीशन में आ जाएगा, पतलू ऊपर चला जाएगा, मोटू नीचे आ जाएगा। समझ गए? तो ये एक खेल है द्रव्यमान केंद्र का। द्रव्यमान केंद्र वो बिंदु है जहां पर उसके सारे द्रव्यमान को केंद्रित बना जा सके। ये हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इसका द्रव्यमान इस पॉइंट पे है, ठीक। अब एक फिर से एक बात बताऊं, आपको याद होगा तो आपने जब 11th में फिजिक्स पढ़ी थी, जब मैकेनिक्स पढ़ते थे, तो बार बार एक शब्द क्या रहता था, एक बिंदु कण या फिर एक बिंदु द्रव्यमान, बिंदु कण या बिंदु द्रव्यमान, ऐसा क्यों बोलते थे? आपको ऐसा बार बार बोलते थे ना, बिंदु द्रव्यमान, ठीक है, या फिर एक बोलते थे कण, बिंदु कण, बिंदु कण। तो एक्चुअली उसको द्रव्यमान क्यों नहीं बोलते थे, बिंदु द्रव्यमान क्यों बोलते थे? बिंदु द्रव्यमान का मतलब ये है कि एक पॉइंट के रूप में द्रव्यमान सारा उसी पॉइंट पे केंद्रित है। मैंने मान लिया कि भाई एक 10 kg की वस्तु है, तो वो पूरा का पूरा 10 kg इस एक पॉइंट पे है। मैंने मान लिया कि 10 kg का कोई बिंदु द्रव्यमान है तो उस पॉइंट पे। अगर मैं मान लूँ कि 10 kg का कोई द्रव्यमान है, तो वो 10 kg पता नहीं कैसा है, कुछ ऐसा है 10 kg का, तो अब उसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, पता नहीं, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, अपने को थोड़ी पता है। क्यों? क्योंकि अगर ये बोल दे कि भाई ये द्रव्यमान समान रूप से वितरित है, तो फिर भी अपन कह सकते हैं इसका जो मध्य बिंदु होगा कहीं ना कहीं यहाँ कोई ना कोई आएगा द्रव्यमान केंद्र। नहीं तो अगर ये समान रूप से द्रव्यमान वितरण नहीं होता है तो मुझे थोड़ी पता है, अगर इस साइड वाला भाग पतला है, इस साइड वाला भाग मोटा है, ठीक है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल, अपने को नहीं पता। गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है वो हमेशा वस्तु के द्रव्यमान केंद्र पर लगता है। कहाँ पर लगता है? द्रव्यमान केंद्र पे। समझ गए? कहाँ पर? द्रव्यमान केंद्र, ठीक है। तो इसीलिए द्रव्यमान केंद्र सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पॉइंट जहां पर अपन संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित मान सकते हैं, वो होता है द्रव्यमान केंद्र। अब देखो ये थोड़ा सा एक ओवरऑल व्यू दिया है, अभी सारी चीजें एक एक करके आपकी क्लियर होती जाएगी, आप बने रहिए मेरे साथ, ठीक। अब उसके बाद मैंने नीचे लिखा है गणितीय रूप, मैथमेटिक फॉर्म। ये तो समझ गए भाई, जिस बिंदु पर वस्तु या निकाय के संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित माना जा सके, ठीक है। निकाय तो मतलब समझ गए ना आप, जैसे कि दो पार्टिकल ले लिए तो ये क्या बन गया, निकाय बन गया एक, ठीक है। हाँ, और ये अपने आप में ये 1 kg की क्या वस्तु है, ये 1 kg की वस्तु है, लेकिन अगर दोनों को मिला के बना तो एक निकाय मान सकते हैं इसको। अब मैथमेटिकल फॉर्म में क्या होता है, सभी कणों की औसत दूरी को द्रव्यमान केंद्र की दूरी कहते हैं, ठीक, तथा इस औसत दूरी पर स्थित बिंदु को द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। इस लाइन को लिख लो। आगे अभी 2 एग्जाम्पल करवाऊंगा, तीसरे में फिर चीज जब मैं कुछ फॉर्मूला लाऊंगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहना चाह रहा है। इसको अपन समझेंगे, इसके द्वारा यही अपने को फॉर्मूला देगा, द्रव्यमान केंद्र निकालने का फॉर्मूला कौन देगा, ये 2 लाइन देगी। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाऊंगा नहीं, समझाऊंगा कि फॉर्मूला कैसे आता है, कैसे बनाए, और सब कुछ अपने ऐसे ही चलेगा। मैं आपको कुछ भी चीज़ ऐसे रटाने वाला नहीं हूँ, फॉर्मूले भी कहाँ से कैसे आए सब कुछ आपको बताने वाला, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। अब देखो बोर्ड पे एक सवाल है कि भाई छड़ कोई रॉड है, उसके सेंटर ऑफ मास के एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट निकालने हैं, आपको निर्देशांक ज्ञात करने। रॉड के सेंटर ऑफ मास के एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट आपको निकालने। तो अब देखो ये छड़ रखी हुई है ऐसे, ये पूरी एक छड़ है, ठीक है।
अब ये छड़ 2 सेंटीमीटर तो ऐसे ऊंची है और 10 सेंटीमीटर लंबी है, ये समझ लो। ठीक, तो अब आप देखोगे तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। एक बात और लिख लो कि भाई जो इसका जो द्रव्यमान है वो क्या है, सममित रूप में, यानी कि बिल्कुल द्रव्यमान सभी जगह समान रूप से फैला हुआ है। कहीं पे ऐसा नहीं कि छड़ के इस भाग में द्रव्यमान ज़्यादा और इस भाग में कम, नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल इसको आप 20 में से काटोगे तो जितना द्रव्यमान इस साइड है उतना उतना उस साइड होगा। ठीक है, यानी कि m/2 m/2। फिर अगर यहाँ से काटोगे तो ये वाला m/4 हो जाएगा, ये वाला m/4, यानी कि वो द्रव्यमान वितरण क्या है, समान है, द्रव्यमान वितरण समान है। तो यदि द्रव्यमान वितरण समान है तो सीधा सा क्या होगा, आपके जो इस टाइप की जो वस्तु है, समतल वस्तु, उनका जो द्रव्यमान केंद्र है, सेंटर ऑफ मास, वो क्या होगा, मिड बिंदु, मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, जो ज्योमेट्रिक सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है, ज्यामितीय मध्य बिंदु, ठीक है, ये ज्यामितीय मध्य बिंदु, वो क्या हो जाएगा, आपके द्रव्यमान केंद्र हो जाएगा। तो ये देखो कहाँ होगा, ये 10 है, पूरा 10 है, तो ये कहाँ होगा, 5 पर, कहाँ पर होगा, 5 सेंटीमीटर। बात क्लियर। और ये कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी इसका आधा, 2 का आधा 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको होगा ये द्रव्यमान केंद्र। समझ गए, सिंपल सी बात ये। तो इसको आप क्या लिखोगे, x तो कितना आया, 5, x निर्देशांक क्या है, x जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 5 है। ठीक, और y निर्देशांक क्या है, y निर्देशांक क्या हो जाएगा, 1। भाई ये 0 होता है तो y निर्देशांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आपको पूछे कि सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या है, जो CO में है, कॉम यानी कि सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र, उसके निर्देशांक क्या है। तो सेंटर ऑफ मास के निर्देशांक होंगे, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, 5,1। पहले x लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं भाई x,y। ठीक, तो 5,1 ये हो जाएगा COM के निर्देशांक। सिंपल सी बात है, ऐसा सवाल आ सकता है। ठीक, अब ये तो एक पूरी पूरी वस्तु थी जिसमें द्रव्यमान आपस में चिपका हुआ था, वो बिल्कुल सतत रूप से था। ठीक है, बिल्कुल सतत रूप से, यानी कि सभी तरीके से समान द्रव्यमान फैला हुआ था। लेकिन यहाँ पर अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट सवाल में, 1 kg और 1 kg के दो द्रव्यमान का निकाय है, तो इसको बोलेंगे अपन बिखरा हुआ द्रव्यमान। क्या बोलेंगे, बिखरा हुआ द्रव्यमान, यानी कि 1 kg यहाँ पे है, 1 kg यहाँ पर है। लेकिन चूंकि इस पूरे को यदि निकाय माने तो उनका द्रव्यमान केंद्र क्या होगा, समझ गए। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कोई पूछे इस 1 kg द्रव्यमान केंद्र क्या कहाँ पे, यहीं पे, यही बिंदु, इस 1 kg का द्रव्यमान केंद्र यहाँ पर ही, लेकिन इस 1 kg और 1 kg ये पूरा मिलकर यदि निकाय बन रहा है तो उसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में होगा। ठीक, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में बोले तो अगर ये दूरी 10 है, ये 14 है, तो इनके बीच की लेंथ कितनी हो जाएगी, 4। ठीक, तो यानी कि ये 2 मीटर पे होगा, यानी कि इस साइड से ये कितना होगा, 2 मीटर पे, यानी कि कुल मिला के समझो तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 12 मीटर पे, यहाँ से कितने पे हो जाएगा, 12 मीटर पे। बात समझ गए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये 12 मीटर, अब आपको 2 द्रव्यमान दिए हुए तब तो आप ऐसे निकाल सकते हो, यदि 3 दिए होते तो, 4 दिए होते तो, 5 दिए होते तो, 6 दिए होते तो फिर कैसे करते, फिर कैसे करते। तो उसके लिए वही लाइन काम आती है क्या, कि सारे कणों या सभी कणों की औसत दूरी को द्रव्यमान केंद्र की दूरी कहते हैं। सभी कणों की औसत दूरी को द्रव्यमान केंद्र की दूरी कहते हैं, समझ गए। तो आगे मैं जो आपको एग्जाम्पल बताऊंगा उससे आपका जो मैथमेटिकल जो लाइन थी ना, वो मैंने आपको लिखाई थी पहले गणित रूप, वो लाइन आपके क्लियर हो जाएगी। आप समझ गए। तो ये 12 मीटर कहाँ से आ गया भाई, ये 10 है, ये 14 है, तो इनके बीच की दूरी कितनी, 4। ठीक, तो इनका जो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इनके बीच होगा, यानी कि 2 पे होगा, कहीं ना कहीं 2। तो इस साइड इतना 10 तो है, ये 10 + 2 कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ से कितनी दूरी हो जाएगी, 12, यानी कि इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, x निर्देशांक 12, x निर्देशांक 12। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो बोर्ड पे एक एग्जांपल, आपको इस निकाय, जो आपको निकाय दिया हुआ है 1 1 1, ये जो 3 1 1 kg के द्रव्यमान है, इस निकाय का क्या करना है, आपको द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना, सेंटर ऑफ मास निकालना है। लिख देना लाइन, ठीक है, मैं लिखना भूल गया, आप लिख देना। तो 1 1 kg के 3 जो है, इसका जो निकाय बन रहा है, इसका जो पूरा जो निकाय बन रहा है, इसका आपको क्या करना है, इस पूरे निकाय का द्रव्यमान केंद्र निकालना है। इस पूरे निकाय का क्या करना, द्रव्यमान केंद्र निकालना है। तो अब देखो, ये जो y अक्ष से जो दूरी होती है वो क्या होता है, x निर्देशांक होता है।
ठीक है। वाई एक्स से इस साइड अपन क्या होते हैं, एक्स निर्देशांक होते हैं, ठीक। तो ये देखोगे ये 1 kg ये कितने पे है, 11 सेंटीमीटर पे, ठीक। ये 12 वाला ये 12 सेंटीमीटर पे एक, और ये कितने पे है, 13 सेंटीमीटर पे, समझ गए। एक कितने पे है, 11 पे, एक 12 पे, और एक कितने पे, 13 सेंटीमीटर। तो अब ये 3 निकाय का जो बना हुआ है उसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, एक्स निर्देशांक। तो वो साफ बात है, एक द्रव्यमान यहाँ पर है 1 kg का, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो साफ बात है इनके बाहर तो नहीं होगा, इनके बाहर तो होगा ही नहीं, बाहर तो होगा ही नहीं, ठीक है। बाहर नहीं होगा मतलब कहीं ना कहीं बीच में आएगा, भले यहाँ आओ, कहीं ना कहीं बीच में आएगा। वो कहाँ पे आएगा, खैर अपने को इसी तरह मालूम पड़ रहा है कि भाई ये 1 kg यहाँ पर है, ये गैप कितना है, 1 का, ये भी गैप कितना है, 1 का, तो सीधा सा कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। लेकिन इसको मैथमेटिक फॉर्म में कैसे करोगे, ये तो सिंपल था, तुमने को दिख गया, मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे करोगे। तो मैंने आपको लिखवाया था, लाइन क्या कहती है गणित रूप में, कि सभी कणों की औसत दूरी को द्रव्यमान केंद्र की दूरी कहते हैं। सभी कणों की औसत दूरी को द्रव्यमान केंद्र की दूरी कहते हैं। ये होता है सभी कणों की जो लाइन लिखोगे वो देख लो, सभी कणों की औसत दूरी को द्रव्यमान केंद्र की दूरी कहते हैं। बात क्लियर, सभी कणों की औसत दूरी को द्रव्यमान केंद्र की दूरी कहते हैं। तो अब आपको क्या करना है, इन सभी कणों की औसत दूरी निकालनी है। तो क्या ज्ञात करोगे आप, सभी कणों की औसत दूरी, सभी कणों की औसत दूरी ज्ञात करनी है आपको, औसत दूरी। तो आपको पता है औसत कैसे निकालते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो आपको निकालना क्या है, दूरी, औसत दूरी। तो राशि क्या है, यहाँ पर दूरी है, ठीक है। तो दूरियों का योग, यानी कि भाई फॉर्मूला क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों की संख्या ये होता है जो औसत निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ पर राशि क्या है, दूरी निकालनी है, सभी कणों की औसत दूरी। अगर औसत जो आयु निकालनी होती है तो जो आयु का योग बटे कितने मेंबर है उससे भाग करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे दूरी निकालनी। तो राशियों की योग, राशियों की क्या जाएगा, दूरियाँ, दूरियों का योग, ये हो जाएगा दूरियों का योग, समझ गए, बटा राशि क्या है, दूरी, दूरियों की संख्या, यानी कि दूरियों की संख्या। अब देखो कैसे, सब समझ में आएगा आपको, अपने आप टेंशन ना ले, ठीक है। अब दूरियों का योग कितना है, तो देखो आप, एक तो कितनी दूरी है, 11 सेंटीमीटर, ठीक। एक दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। एक दूरी कितनी है, 13 सेंटीमीटर, बट्टा दूरियों की संख्या कितनी है, एक दूरी, दूसरी दूरी, तीसरी दूरी, तो 3 से भाग दे दिया, समझ गए। ये सॉल्व करोगे कितना आएगा, 12 आएगा। इसका मतलब क्या है कि यहां से अगर एक द्रव्यमान 11 पे है, दूसरा 12 पे और तीसरा 13 पे, तो इन तीनों का जो द्रव्यमान केंद्र है वो यहाँ से 12 पे होगा, यानी कि द्रव्यमान केंद्र की दूरी कितनी आएगी, 12 पे। ये हो जाएगा द्रव्यमान केंद्र 12 पर, ठीक। तो द्रव्यमान केंद्र की दूरी कितनी होगी, 12, और इस पॉइंट को क्या बोलोगे, द्रव्यमान केंद्र। इस पॉइंट को क्या बोलोगे आप, द्रव्यमान केंद्र। या समझ गए, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशि क्या है यहाँ पर, दूरी, तो दूरियों का योग बटा दूरियों की संख्या, 11 + 12 + 13 बटे 3 = 12, ठीक। अब इससे M1 X1 M2 X2 नाम से फॉर्मूला आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सब बात 11 12 पास किए तो कहीं ना कहीं तो देखा होगा, थोड़ा बहुत तो कभी कभी आँख के सामने से निकला होगा। तो फॉर्मूला कैसे आया मैं आपको आगे बिल्कुल समझा दूंगा। आज तक शायद आपको किसी ने समझाया नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा वो फॉर्मूला कहाँ से और कैसे आया, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। अब देखो आपको निकालना है, ये जो सवाल दिया हुआ है इसमें 4 द्रव्यमान दिए हुए, एक 2 kg का, एक 1 kg का, एक 3 kg का, एक 2 kg का। इस 4 द्रव्यमान का एक निकाय है, उस निकाय का निकालना है द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है, ठीक। अब आप कैसे निकालोगे, अब तक तो क्या था, मैंने समान द्रव्यमान दी होती, ये 1 kg था तो वो भी 1 kg, तो आप कहीं ना कहीं बीच में ऐसे मान के कर सकते। अब कैसे करोगे, अब गेम अलग हो गया, अब फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी अपने को। तो अब देखो ध्यान से देखना मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर चीज़ समझ गए ना तो बस कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, और इस तरीके से बहुत कम लोग आपको समझाएंगे,
बहुत कम लोग जहाँ पर मिलेगा, या आप खुद ढूंढ सकते हो सेंटर ऑफ मास के वीडियो यूट्यूब पे बहुत मिल जाएगी, लेकिन इस तरीके से आपको कहीं भी समझने को नहीं मिलेगा। चलिए अब करेंगे संपूर्ण निकाय का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है, संपूर्ण निकाय का द्रव्यमान केंद्र अपने को निकालना है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले तो उस बिंदु को ज्ञात करेंगे जहां पर अपन संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित मान सके। ठीक है, क्योंकि अपनी डेफिनेशन क्या है, सारे कणों की औसत दूरी को द्रव्यमान केंद्र की दूरी कहते हैं। पहले क्या करेंगे, सारे जो कण है, संपूर्ण जो कण है, उनकी हम क्या करेंगे, औसत दूरी निकालेंगे, और जो औसत दूरी होगी वही क्या होगी, द्रव्यमान केंद्र की दूरी, और जो औसत दूरी पे जो पॉइंट होगा वही होगा अपना द्रव्यमान केंद्र। ठीक, तो अब आपको निकालना है औसत दूरी। ठीक, तो औसत दूरी निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे भाई, दूरियों का योग बटा दूरियों की संख्या, ये करोगे। लेकिन चूंकि यहाँ आप देखोगे तो यहाँ मैटर थोड़ा फंस रहा है, यहाँ 2 kg है, यहाँ 1 kg है, 3 kg है, 2 kg, वहाँ अपन पहले किए उसमें वो 1 kg थे। तो अब देखो, क्या मैं इसको ऐसे मान सकता हूँ कि इस 2 kg को मैं क्या 1 kg और 1 kg के 2 भागों में बांट सकता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं ना। 1 kg और 1 kg के दो भाग इसको मान सकता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये 1 kg का एक भाग हो गया, बात क्लियर। फिर 3 kg का, इसको 1 kg 1 kg 1 kg इसको बांट दिया, इस 2 kg को 1 kg और 1 kg बांट दिया, समझ गए। तो यहां से औसत दूरी, अब देखो कुल दूरियां कितनी है, एक तो 15 इसकी होगी, इस पहले वाले की 15, फिर दूसरा एक और है उसकी भी 15। ठीक, फिर आती है बारी किसकी, 14 की, तो 14 का क्या है, एक ही है, तो 14 एक ही बार, प्लस एक कितने 3 बार है, तो 3 बार 10 आ जाएंगे, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस ये 3 की दूरी पे 2 का द्रव्यमान है, वो इसको 1 1 में बांट दो। ठीक है, तो ये 3 भी कितनी बार आ जाएगा, 2 बार, 3 प्लस 3, समझ गए। यानी कि औसत दूरी यानी कि सभी दूरियों का योग बटा दूरियों की संख्या। तो दूरियों की संख्या क्या है, दूरियों की संख्या क्या है, तो अगर मैं ये लिखूं, ये कितनी है, 2 हो गई, ये मान लिया कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, ये कितनी बार है, 1 बार, ये पूरा कितनी बार है, 3 बार, और यार ये कितनी बार है, 2 बार। बात क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। औसत दूरी मतलब दूरी, सभी दूरियों का योग बटा दूरियों की संख्या। दूरियों की संख्या कितनी है, 2 तो ये, 1 ये, 3 ये, 2 ये। अब देखो, अब आएगा मजा, ट्विस्ट, बिल्कुल मतलब ऐसे होता ना, कोई जादू सा होगा, सामने निकल के आएगा, वो आपके सामने अब आएगा, देखना क्या होगा। तो अब देखो यहां से ये 15 है, 14 है, 10 10 10। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इस 15 को क्या लिख सकता हूं, 2 × 15 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। इस 14 को क्या लिख सकता हूं, 1 × 14 लिखूं, कोई दिक्कत है आपको नहीं। 30 को क्या लिख सकता हूं, 3 × 10, क्योंकि 3 बार है, तो 3 × 10, और ये 3 कितनी बार, 2 बार है, तो 2 × 3 बट्टा 2 + 1 + 3 + 2, 2 + 1 + 3 + 2। ठीक, अब देखो इसको जब सॉल्व करके लिखोगे, इसको सीधी सी बात है, तो आपका 10 आंसर आएगा, 10 आएगा। ये कितना हो जाएगा, ऊपर 15 15 30, 30 और 14 6 20, यानी कि 50, और 30 80, 80 बटा 8, यानी कि 10 आंसर आ जाएगा। यानी कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, 10 पे होगा। लेकिन जब मैं ये 10 आंसर निकालना अपना टारगेट नहीं है, अपना टारगेट है फॉर्मूला बनाना। फॉर्मूला क्या बनेगा, समझ गए ना, फॉर्मूला क्या बनेगा। हर बार तो ऐसे तोड़ के वगैरह चीज़ें तो नहीं करोगे, ठीक है, कुछ शॉर्ट ट्रिक तो चाहिए अपने को सॉल्व करने के लिए। तो अब देखो, अब अपने पास कितने द्रव्यमान है, ये 2 kg है, 1 kg है, 3 kg है। अगर मैं इन द्रव्यमान को एक नाम दे दूं, इस 2 kg को मैंने बोल दिया m1, 1 kg को बोल दिया m2, 3 kg को बोल दिया m3, इस वाले 2 kg को बोल दिया m4। ठीक, m1 m2 m3 और m4,
और ये जो दूरी है, इस दूरी को मैंने x1 बोल दिया, इसको x2, इसको x3 और इसको x4। तो अब आप यहां से देखोगे तो ये 2 वाला क्या है, जो द्रव्यमान 2 kg, जिसको मैं m1 लिख सकता हूं, m1 इंटू जो ये 15 है उसको क्या बोल रहा है, x1, तो क्या हो जाएगा ये m1 x1। ठीक, उसी प्रकार ये 1 क्या है, m2 बन रहा है, तो m2 और 14 क्या है, x2। उसी प्रकार 3 क्या बन रहा है, m3 बन रहा है, m3 और ये 10 क्या है, x3 दूरी। उसी प्रकार ये m4 और ये दूरी x4, m4 और दूरी x4 बट्टा ये क्या है, 2m1 1 m2 3 m3 2 m4, यानी कि क्या हो जाएगा, ये m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। एक फॉर्मूला निकल के सामने आया। अब देखो, यदि एक ही द्रव्यमान है, सिर्फ एक ही द्रव्यमान है, मान लिया कि भाई पूरे निकाय में सिर्फ एक ही द्रव्यमान है, तो बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। बाकी के लिए क्या हो जाएगा, सारा जीरो। क्या रहेगा, m1 x1 बटा m1, तो m1 से m1 काटो x1, यानी कि अगर एक ही द्रव्यमान है, पॉइंट द्रव्यमान, तो वहीं पे जो द्रव्यमान जो जहां पे है वही क्या हो जाएगा, आपका सेंटर ऑफ मास, वही हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। अगर फॉर एग्जांपल ये मान लो कि भाई ये कुछ भी नहीं होते, ये नहीं होते, सिर्फ ये होता 2 kg वाला, ठीक है, 2 kg वाला होता, तो आपका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता, इसी पे हो जाता। तो समझ गए, बात क्लियर होगी, ठीक है। तो अभी फॉर्मूला ये आया। अब आप जितने द्रव्यमान है उसके हिसाब से फॉर्मूला, अगर 5 है तो m5 x5 बट्टा यहाँ पे एक और m5 जुड़ जाएगा। समझ गए, तो ये हो गया फॉर्मूला। अब ये किसके रेस्पेक्ट में, चूंकि अपन किसके लिए देख रहे हैं, सिर्फ इस डायरेक्शन x में देख रहे हैं, x वाली दूरी देख रहे हैं, समझ गए। तो ये x कॉम, यानी कि सेंटर ऑफ मास के x दिशा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। x दिशा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे कैसे y के लिए, तो y के लिए भी फॉर्मूला यही होगा, समझ गए। x की जगह y आ जाएगा, y कॉम यानी कि m1 y1 m2 y2 m3 y3, जितने भी है, मैं 3 तक मान लेता हूँ द्रव्यमान, m1 प्लस m2 प्लस m3। बात क्लियर। अगर आपको ये तो x और y तो क्या हो गया, 2D हो गया। जब z और y आता है तो क्या बन जाता है, 3D, 3 डायमेंशनल। zx कहाँ होती है आपको पता है ना, अगर ये बोर्ड की ये x है, ये y है, तो z कहाँ होगी, बाहर की तरफ, इस साइड, बोर्ड के लंबवत। समझ गए, ऐसे ऐसे करते थे अपन, ऐसे ये समझ लो, ये फॉर एग्जाम्पल दैट, ये किसको शो कर रहा है, x को, ये y को, तो ये z को। समझ गए, इसके x वाली ये x, इसके साइड नेगेटिव x माइनस x, ये ऊपर y, नीचे माइनस y, ये बाहर की तरफ निकला हुआ z, पीछे माइनस z। बात क्लियर। अब इसको ऐसी तो कोई लाइन खींच नहीं सकते जो वैसे बाहर निकली हुई दिखे, ऐसा नहीं हो सकता ना, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा y कॉम। ऐसे कैसे, यदि z के लिए कोई दिशा पूछे, यानी कोई वस्तु यदि 2D में ना होके, यानी कि जो समतलीय रूप में रखी हुई ना होके, कहीं यहाँ पे रखी हो, यहाँ पे मान लो भाई फॉर एग्जांपल, यहाँ पे तो क्या वस्तु अगर यहाँ रखी हुई है, तो उसका एक तो हो जाएगा x निर्देशांक और x और एक हो जाएगा y, ठीक। लेकिन अगर ये वस्तु ऐसे बाहर निकली उठी हुई यहाँ पर हो, मान लो यहाँ पे, तो x तो हो गई, y भी होगा, लेकिन एक z भी आएगा, कितना बाहर है, समझ गए। तो z कॉम भी यहाँ हो सकता है आगे, तो वो क्या हो जाएगा, m1 z1 m2 z2 m3 z3, कितने द्रव्यमान है उस पर डिपेंड करता है। मैं 3 मान के चल रहा हूँ, m1 प्लस m2 प्लस m3। समझ गए, तो फॉर्मूला सीख गए डायरेक्टली। सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला, यदि बिखरा हुआ द्रव्यमान है तो एक द्रव्यमान m1 है, एक द्रव्यमान m2 है, ठीक है, एक x1 दूरी पर है, दूसरा x2 दूरी पर है, तो द्रव्यमान केंद्र किस दूरी पर होगा, तो वो m1 x1 m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। बात क्लियर, समझ गए। चलिए, अब देखिए, आपको एक सवाल दिया हुआ है कि निकाय के COM सेंटर ऑफ मास के x एंड y निर्देशांक ज्ञात करने। x एंड y कोऑर्डिनेट, निर्देशांक मीन कोऑर्डिनेट। तो एक द्रव्यमान क्या है, 3 kg और 2 kg, एक निकाय बना हुआ है, 3 और 2 का एक निकाय बना हुआ है। अब 3 kg की स्थिति क्या है, 5-2, यानी कि अगर आप जो ग्राफ है, ग्राफ में स्थिति क्या है, 5-10, यानी कि इसके x निर्देशांक क्या है 5,
वाई निर्देशांक क्या है 10 है। उसी प्रकार 2 kg का जो है उसका x निर्देशांक कितना 10 और y निर्देशांक 5, यानी कि कुल मिला के आप समझ सकते हो कि यदि 2 kg का यदि x निर्देशांक 10 दिया हुआ तो यानी कि ये y x से कितना होगा 10 दूरी पर होगा, समझ गए। और यदि इसका y निर्देशांक 5 है तो x अक्ष से ये 5 दूरी पर होगा, इतना तो पता है आपको, ठीक। अब देखो ये 3 है तो 3 का x निर्देशांक कितना है 5, तो x निर्देशांक यानी कि y अक्ष से दूरी, तो ये कितनी है 5, और y कितना 10 है तो यानी कि y का मतलब होता है y निर्देशांक यानी कि x अक्ष से दूरी, तो ये 10 हो जाएगा, समझ गए। तो अब आपको क्या करना है कि निकाय कोई कोण के x एंड y निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला आपके पास है, आप सिंपली कर सकते हो। क्यों, फॉर्मूला क्या है, 2 द्रव्यमान है तो साफ बात है x निर्देशांक x सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा m1 x1 m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। और उसी प्रकार y सेंटर ऑफ मास के लिए क्या हो जाएगा m1 y1 m2 y2 m1 प्लस m2, बात क्लियर। तो आप देखो इसको, देखो ध्यान से। अब फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया, इसको मान लिया m1, ठीक है, इसको मान लिया m2, ठीक। तो ये m1 है तो m1 के सापेक्ष ये 5 क्या हो जाएगा x1 और ये 10 क्या हो जाएगा x2, बात क्लियर। उसी प्रकार सॉरी ये 10 x2, ये वाला 10 नहीं, ये वाला 10 x2, ठीक है, क्योंकि x की फॉर्म में देख रहे हैं 5, ये x2। उसी प्रकार y के लिए, y की फॉर्म में y निर्देशांक निकालो तो y1 क्या होगा, y1 ये हो जाएगा 10 वाला y1, ठीक है, और ये y2, समझ गए। यानी कि जो m2 द्रव्यमान है वो x2 और x2, y2 दूरी पर है, ठीक है। उसी प्रकार जो m1 द्रव्यमान है वो क्या है x1, y1 दूरी पर है। तो अब देखो आपको निकालना x कॉम, यानी कि m1 कितना है आपके पास, ये द्रव्यमान जो निकालना है वो देखो, जो द्रव्यमान सॉरी m1 ये ना, m1 ये माना 3 माना हुआ है, m1 इंटू दूरी कितना है 5 प्लस m2 कितना है 2 इंटू दूरी कितना है 10, ठीक, और m1 प्लस m2 2 प्लस 3, ठीक है, बात क्लियर। चलिए तो 5 तरीब 15 और 10 दूनी का 20, 20 प्लस 15 कितना हो जाएगा 35, 20 प्लस 15 35, 35 बटा 5, यानी कि ये हो जाएगा x कॉम क्या आ जाएगा 7, 7 पचा 35, तो x कॉम क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, x कॉम क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक। अब y कॉम के लिए देखो तो m1 कितना 3 इंटू y1 कितना 10 है, चलिए, प्लस m2 कितना है 2 है, इंटू y2 कितना है 5 बटा 3 प्लस 2, यहाँ से देखो 30 और ये 5 10, 40 बटा 5, यानी कि ये जाएगा 8, तो y कॉम आ जाएगा 8। तो जो सेंटर ऑफ मास के जो निर्देशांक है, सेंटर ऑफ मास के निर्देशांक वो क्या हो जाएंगे, ऐसे लिखते हो x, y, तो 7,8 क्या जाएंगे 7,8, समझ गए। तो आपने क्या किया, अलग अलग निकाल दिया, x के लिए निकाल दिया, फिर y के लिए निकाल दिया। 7,8 यानी कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, x तो होगा 7, x क्या होगा 7 होगा, ठीक है, और y क्या होगा 8 होगा, x क्या होगा 7 होगा और y क्या होगा 8 होगा, बात क्लियर, समझ गए। x कहाँ पे होगा 7 पे, यानी कि ये समझ लो ये 5 है ना, यहाँ कहीं पे आएगा, यहाँ ये x वाला, और y कितना 8, तो यानी कि कुल मिला के जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे, समझ गए। इस पूरे निकाय का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, x यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और y ये 8 के आसपास, बात क्लियर। तो CM हो जाएगा 7 8। अब यहाँ पे आपने एक्चुअली में अलग अलग निकालने, x निर्देशांक आपने क्या निकाला अलग निकाला, y निर्देशांक अलग निकाला। अपन कल जो लेक्चर पढ़ेंगे कल की क्लास में वो अपन एक ही शॉट में, सिंगल शॉट में x एंड y साथ में कैसे निकाल सकते हैं वो तरीका मैं आपको कल बताऊंगा। और कल मैं आपको थोड़ा सा वेक्टर का बेसिक भी बताऊंगा
क्योंकि कल अपन एक स्थिति सदिश यानी कि पोजिशनल वेक्टर, इंग्लिश मीडियम में बोले तो पोजिशनल वेक्टर स्थिति सदिश का थोड़ा सा सीखेंगे, उसके बाद ही मैं आपको ये बता पाऊंगा आगे। तो कल अपने क्लास में वो होगा। कल भी अपना सेंटर ऑफ मास कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पे ये क्लास खत्म होती है। अब क्लास कैसी लगी थोड़ा सा फीडबैक जरूर देते रहना, ताकि क्या है कि लाइव तो है नहीं, ये तो क्या है क्योंकि ऑफलाइन क्लास होती है ना, तब ऐसे मतलब आपके फेस के रिएक्शन देख के मैं समझ जाता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ बच्चे ऐसे चुप रहते हैं ना, मैं बोलता हूँ समझ में आया, फिर बच्चे ऐसे देखते हैं तो फिर लगता है कि अरे यार नहीं आया उनको। वहाँ पे समझ मतलब टीचर रीड कर लेता है फेस, तब आपका फेस रीड नहीं कर पाता, मैं खुद को ही देख रहा हूँ अभी। ठीक है, तो आप फीडबैक जरूर देते रहना ताकि मुझे मालूम पड़ेगी कैसा चल रहा है आपका बैच। ठीक है, वैसे टाइम टू टाइम आप जब भी बोलोगे तब ऐसे मतलब ज़्यादा तो नहीं, मतलब 2 वीक में एक बार थोड़ा सा लाइव भी आ जाया करेंगे। ठीक है, 2 वीक में एक बार, मंथ में 2 बार थोड़ा 30-30 मिनट के लिए लाइव भी आएंगे, ताकि थोड़ा सा मतलब ऐसे माहौल भी बना रहे हैं अच्छा सा। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू सो मच।